सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता, आज क्या क्या है हमारे पास? आज उपग्रह प्रौद्योगिकी की शुरुआत यानी आर्यभट्ट उपग्रह जो पहली बार छोड़ा गया, तो उस विषय में हम अपनी सखियों को बताएंगे। हाँ, जी। और 19 अप्रैल बड़ा खास दिन है, एक और खास दिन है, वो भी बताएंगे हम कि किस बारे में खास है। सखी विशेष का आज दिन है, तो साहित्यकार हम जी एलिस एक्का, हाँ एलिस एक्का जी की बात करेंगे। और कला दर्पण में हम क्या करने वाले हैं? कला दर्पण में आज हम अपनी सखियों को बताएंगे कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में। कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में। और भाई जाहिर है कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जैसे हमने कहा ना कि आज और ख़ास दिवस है। आज है डॉक्टर वीरा गैड्रोटिस का जन्मदिन। अब इनका 151वां जन्मदिन है। ख़ास तौर से ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये रशियन सर्जन, प्रोफेसर, कवयित्री और लेखिका हैं थी, और मतलब पहली महिला मिलिट्री सर्जन, शल्य चिकित्सक, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर्स ऑफ सर्जरी की प्रोफेसर विश्व की मतलब पहली जो रही होंगी उन पंक्ति में ये आती हैं। जी। तो सोचो ज़रा सा कि किस सन की बात और कितना पुराना ये मतलब इनका दौर, जिस समय इन्होंने पढ़ाई की होगी, वाकई कितना मुश्किल रहा होगा ना। और देखिए कितनी खासियत है कि लिखती भी हैं, यानी कि साहित्य में भी थोड़ी बहुत रुचि है, और आप देखिए कि विज्ञान में भी आगे हैं। तो जी तो कह सकते हैं रेणु जी कि मन का और तन का बड़ा ही, ये मन से अगर व्यक्ति खुश है और सभी चीज़ों से प्यार करता है, प्रकृति से प्यार करता है, तो फिर इंसान के बारे में भी ज़रूर सोचता है। और इसीलिए शायद ये वैज्ञानिक बनी, सर्जन बनी और प्रोफेसर बनी। और सोचो ज़रा सा, ये बात है सन, यानी कि इनका जन्म दिवस जो है, आज का दिन तो है ही 19 अप्रैल, लेकिन ये बात है सन 1870, मतलब कितने वर्षों पहले की बात है। तो हम उन्हें याद करते हैं। लेकिन उपग्रह प्रौद्योगिकी दिवस की जब बात चली है, तो आर्यभट्ट यानी कि आज ही के दिन सन 1975 को ये दिवस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक दिवस बन गया, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रमोशन हुआ, जो उपग्रह प्रौद्योगिकी विकास के लिए अग्रणी बना। और एक तरह से कहते हैं ना कि एक उत्साह भर दिया कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना। और ये महान वैज्ञानिक भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम से नामित किया गया। जी। और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ये पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद धीरे धीरे इसरो दुनिया के सम्मानित और प्रोफेशनल निकायों में से एक बन गया। यानी इसरो ने इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा बनाया गया उपग्रह खगोल विज्ञान, एक्सरे, एरोनॉटिक्स और सौर भौतिकी में परीक्षण के लिए बनाया गया था। ये आर्यभट्ट जो एक 26 पक्षीय बहुभुज था, जिसका व्यास 1.4 मीटर और वजन की बात करें तो 360 किलोग्राम। और इसको आर्यभट्ट को रूस ने कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया, और आर्यभट्ट को रूस स्थित रॉकेट प्रक्षेपण और विकास स्थल के रूप में प्रसिद्ध कास्पुतिन यार से लॉन्च किया गया। जी। और उस वक्त इस परियोजना की लागत ऐसा कहते हैं कि 3 करोड़ रुपए आकी गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण को सेलिब्रेट किया था, और इसका चित्र जो था वो 2 रुपए की नोट पर छापा गया था, जो वर्ष 1976 और 1997 के बीच चलन में था। जी। और इस आयोजन को याद करते हुए भारत और रूस दोनों ने एक स्मारक टिकट और कुछ महत्वपूर्ण चित्र भी जारी किए। आर्यभट्ट का वास्तविक डेटा टाइम ट्रांसमिशन रेट 356 बिट्स पर सेकंड था। इसका आंतरिक तापमान 0 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता था। आर्यभट्ट ने 11 फरवरी 1992 को 17 साल बाद पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया। जी। और ये एक बड़ी कामयाबी थी जो इसरो को मिली, और इसके साथ ही जो संचार की जो प्रणाली है उससे भी काफ़ी सशक्त किया गया। और साथ ही साथ देखिए, जब ये सैटेलाइट्स जाते हैं या ये उपग्रह जाते हैं, तो इनसे कितनी सारी संचार की जो सुविधाएं हम सबको हासिल होती हैं। बिल्कुल। संचार की बात करें तो इस समय अगर हम बात करें तो रेडियो और टेलीविजन हो या फिल्में भी अब सैटेलाइट के माध्यम से ही दिखाई जाती हैं। जितने भी मल्टीप्लेक्स में जो फिल्में चलती
होती हैं वो एक साथ, अब वो पुराना जमाना नहीं है कि वो बड़े से डिब्बे में रील लेकर जाएं, बल्कि वो सैटेलाइट के माध्यम से एक साथ एक समय में शुरू कर दी जाती हैं, इसीलिए इनका समय आगे पीछे ये नहीं कर पाते हैं। और सुरक्षा की जो दृष्टि है उससे भी बड़ा अच्छा रहता है कि अगर कोई तूफान आने वाला है या कोई बिजली का ऐसा मौसम होने वाला है तो जो वार्निंग्स दी जाती है, जो सतर्कता बरतनी चाहिए, तो वो सब भी पता चल जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा अच्छा है, समुद्र में दृष्टि से बिल्कुल, क्योंकि अभी आप देखते होंगे, हमारे सभी साथी देखते होंगे कि किस तरह से पूरा चित्र आ जाता है कि कितना बादल कहाँ है, हवा की दिशा कौन सी है, हवा किस दिशा में चल रही है, कहाँ पर कितना दबाव है, ये सारी चित्र जो आते हैं जब हम अगर टेलीविजन पे अगर हम या किसी भी समाचार में देखते हैं, मौसम का अनुमान जो लगाया जाता है वो बहुत कुछ अब ये सैटेलाइट के चित्रों के माध्यम पर ही के माध्यम से लिया जाता है, जिसकी की कहते हैं ना कि एक्यूरेसी बहुत हद तक सही रहती है। जी। और हाई एल्टीट्यूड के जो एरियाज होते हैं, जो ऊपर बहुत ऊंचाई पर जो होते हैं, की जो जगह होती है, वहां पर जब सेना रहती है तो उसमें भी बड़ी सहायता मिलती है। और साथ ही साथ रेणु जी, वो जो समुद्र में जो पनडुब्बी होती है तो उसका किस तरह से संचालन होता है और वो किस तरह से हमारी सीमा पर काम करती है, उसमें भी बड़ा ये काम करती है सैटेलाइट। तो सभी, और साथ ही साथ कृषि में भी जी हाँ, मौसम से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं उन सब में पता चल जाता है। यानी कि यूं कहें कि हम आकाश से लेकर पृथ्वी के पास अंदर तक की सारी चीजें चित्र खींचकर दिखा देता है ये सैटेलाइट। और जाहिर है कि आपके पास जो आवाज ये सारी चीजें पहुंच रही हैं, कार्यक्रम पहुंचते हैं, वो भी बहुत सैटेलाइट के माध्यम से ही पहुंचते हैं। तो आज का दिवस आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत खास है, तो बहुत बहुत बधाई हो। जी भाई, बहुत सारे विषयों के साथ आज हम खासतौर से इमोशनल ईटिंग के बारे में भी बात करेंगे। कैसे हम हमारी जब फीलिंग्स, जो हमारे भावनाएं हैं, जब हमारे ऊपर किस तरह से हावी होती हैं या हमें प्रभावित कर लेती हैं, तो हम कभी कभी दुख में या खुशी में किस तरह से खाने लगते हैं, ये हमें पता नहीं चलता है। इस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया। संगीता, खाने की बात आती है ना तो फेसबुक पर तो बस तुरंत धड़ाधड़ मिठाई की फोटो आने लगती है। और ये लोग जरा भी ये नहीं सोचते कि भाई हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम ना कुछ खा सकते हैं, ना हम चाय पी सकते हैं, भाई हमारा क्या होगा जी। हमारा मन करने लगेगा, मन करता है। और बताओ अभी क्या कहें, चलो ठीक है, हम लोग बात से ही अपना मन भर लेंगे और आपका भी मन भरने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी जब आजकल कोरोना काल में तो ऐसा हो ही रहा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें भी बनाना सीख लिया है घर पे। वो तो है, लेकिन कोरोना की जब बात की है तुमने, तो उस समय में खासतौर से इमोशनल ईटिंग का बहुत महत्व है, उस पर तो चर्चा करेंगे। एक छोटी सी पोटली जो है वो हमारी सुरक्षात्मक पोटली जो है सुरक्षा की, उसके बारे में भी बताएंगे कैसे ये पोटली बनाई जाए ताकि आप बीच बीच में इसको लेते रहें तो आपको संक्रमण का खतरा कम रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मन लगा लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एलिस इक्का की। इनका जन्म 8 सितंबर 1917 को रांची यानी झारखंड में हुआ। हिंदी कथा साहित्य में आप पहली महिला आदिवासी महिला कहानीकार है, जो हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। हिंदी की पहली दलित कहानी लिखने का श्रेय भी एलिस इक्का को ही है। और 40 के दशक में अंग्रेजी साहित्य में स्नातक करने के बाद आपने लेखन का काम शुरू कर दिया। जी। और एलिस जी का परिवार सिमडेगा में बसा, मतलब बाद में जाकर ये वहां रहने लगे। और पिता इंस्पेक्टर थे। एलिस की प्रारंभिक पढ़ाई सेंट मार्गरेट स्कूल से हुई। 1938 में एब्रोजिनल फेलोशिप पाने और कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और ये ग्रेजुएशन करने वाली ग्रेटर झारखंड की वो पहली आदिवासी महिला बन गई। क्या बात है जी। फिर बांकीपुर पटना के टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल से आपने बाद में बीएड की पढ़ाई पूरी की और रांची विश्वविद्यालय से 1963-64 में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त कर ली। और संगीता, 8 जून 1947 को सोलोमोन इक्का से उनका विवाह संपन्न हुआ, जो कृषि विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए बाद में। और एलिस ने शासकीय अपना जो है उन्होंने जो व्यवसाय के तौर पर बात की है तो उन्होंने शिक्षिका के रूप में अपना जीवन यापन किया। जी। और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पुरुलिया और कुछ अन्य जगहों पर भी उन्होंने समय समय पर अध्यापन का कार्य भी किया। और डॉक्टर मिंज की अगुवाई में गोस्नर कॉलेज की स्थापना उस वक्त हुई थी। और इन्होंने ही एलिस इक्का जी को आमंत्रित किया था कि वो इस कॉलेज में आएं और पढ़ाएं। तो एलिस कॉलेज से फिर इसके बाद जुड़ गई और 1972 के इसी कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाना उन्होंने 1972 से इसी कॉलेज में फिर शुरू कर दिया। जी। लेकिन इन सब के साथ साथ शिक्षिका थी तो जाहिर है कि साहित्य सृजन जो उनका था वो चलता रहा। बहुत ही मृदुभाषी, बहुत कम लेकिन सटीक बोलने वाली आप लेखिका है। सहज सुंदर व्यक्तित्व एलिस इक्का
का पहचान है। ममत्व, संरक्षण, स्नेह से भरपूर थी आप। हिंदी, अंग्रेजी, झारखंडी भाषाओं में साहित्य से घिरा रहना, अध्ययन करना, लिखना, अनुवाद करना, ये सब उन्हें बहुत ही पसंद था। लेकिन ये बहुत विडंबना है संगीता कि उन्हें उनसे जो संबंधित दस्तावेज जो हैं, उनकी प्रकाशित रचनाएं, पांडुलिपियां, मतलब सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। हाँ। और उनकी समृद्ध लाइब्रेरी आदि से न सहेजे जाने के कारण सब चीज़ जैसे गुम सी हो गई है। बड़ा अफसोस होता है। इसलिए जान पाना बहुत मुश्किल है कि जो भी अनमोल सृजन उन्होंने किया हिंदी में, नागपुरी में, वो कितना है और कितना था और कैसा था, तो ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी कहानियां जो हैं वो 1947 में रांची से प्रकाशित हुई है ना? जी आदिवासी पत्रिका। हाँ, क्योंकि कुछ तो उसी वक्त प्रकाशित हो गई थी। तो आदिवासी पत्रिका उस समय जो ये पत्रिका थी आदिवासी नाम की, ये गवर्नमेंट की तरफ से निकला करती थी। और कुछ एक कहानियां जो थी वो एलिस इक्का जी की, इसी में एलिस इक्का की कहानियां इस शीर्षक के साथ छपी। और कथा संकलन के रूप में राधा कृष्ण राजकमल जो दिल्ली का प्रकाशन है, तो वहां से कुछ तो प्रकाशित हुई। और ये प्रकाशन 2015 के दरमियान शुरू हुआ था। और 15 जुलाई सन 1978 को साहित्यकार एलिस इक्का ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी, तो भाई ऐसा होता है कि जहाँ पर वो रहीं और जैसे उन्होंने लिखा, हालांकि लगता है कि अब बहुत सृजन करना तो जितना मुश्किल है उतना ही उसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलो, उस समय शायद इतनी परंपरा नहीं थी, इसलिए उतना उसको संभाला नहीं जा सका। लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करते हैं और उनकी रचनाओं को पढ़कर उन्हें नमन करते हैं। जी। भाई खाने की बात आई तो देखो ना, सब लोगों ने धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया। और हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत अच्छा विषय है, आज इमोशनल ईटिंग की बातें होंगी। मैं इसका शिकार हूँ। मैं बिना वजह अत्यधिक मीठा खाने का आदी हूँ। घर में कोई भी मीठी चीज़ पड़ी हो तो उसको बेवजह ही खा लेता हूँ, या फिर फल फ्रूट हो उन्हें भी नहीं छोड़ता। और जब मन में इच्छा होती है ना, कुछ न कुछ खाते रहना चाहता हूँ, चाहे वो काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट कुछ भी हो, बिना भूख लगे भी उन्हें खाने की कोशिश करता हूँ। और संगीता और मज़ेदार इन्होंने लिखा है, और तो और फ्रिज में रखी आइसक्रीम भी नहीं छोड़ता। इस आदत से मैं परेशान भी हूँ। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। आशा है इस विषय से निश्चित रूप से लोग जागरूक होंगे और मैं इन आदतों से कैसे बच पाऊंगा उसका भी सुझाव आप जरूर देंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने लिखा है। हाँ, और एक सखी भी लिखती हैं कि ये इडली, डोसा और चटनी बनाती रहती हैं और खाती भी रहती हैं, इन्हें बड़ा पसंद आता है, तो ज़्यादा ना खाएं। तो लेकिन भाई जैसा ये लिख रहे हैं कि हम इसके बारे में कुछ बताएंगे, तो फिलहाल तो हम आज जो कला दर्पण में बात करना चाह रहे हैं, कांगड़ा पेंटिंग की बात कर लें या कुछ और कर लें? जी, कांगड़ा पेंटिंग की बात कर लेते हैं। भाई कांगड़ा पेंटिंग्स और जो भी चीज़ें, हमारे देश इस मामले में बहुत समृद्ध है। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित ये नगर है। कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी चित्रकला का एक हिस्सा है। भारतीय चित्रकला के इतिहास में मध्य युग में विकसित पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली का विशेष स्थान है। संगीता, कांगड़ा चित्रकला का विकास, प्रचार और प्रसार काटोच राजवंश के राजा संसार चंद्र के कार्यकाल में हुआ। जी। हाँ, और ये शैली दर्शनीय और बहुत ही श्रृंगारिक है, जिसका कि उद्गम कांगड़ा से हुआ और कुछ दूर चित्रकारी महाराजा संसार चंद्र संग्रहालय में भी देखी जा सकती है। और 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हिमालय के पास की घाटी पहाड़ी राज्य गुलर राज्य में इस पेंटिंग का उदय माना जाता है। ऐसा जी। और कांगड़ा पेंटिंग्स में चित्रों को तर्क संगत रूप से छायांकित किया गया है रेणु जी। यानी कि अगर जो पेंटिंग उभारी जाती है तो उसे किस तरह से, मतलब उसका मिलान करना है, इस तरह से छायांकित किया गया है। और इसकी शैली प्राकृतिक है, जिसके विस्तार पर ध्यान दिया जाता है। दिखाए गए जो इसमें पुष्प होते हैं, यानी फूल, पत्ते और सदाबहार हरियाली, यानी अलग अलग रंगों की जो खूबसूरती होती है, तो उस तरह से इसे खूबसूरत तरीके से इसे उपयोग में लाया जाता है। और खासकर अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण जी की सुंदर छवि और हरित वसुंधरा और नदियों का किनारा, कदम का वृक्ष और सखियों की टोली, बहुत सुंदर लगता है। इसके साथ साथ अब जब राधा कृष्ण है तो बांसुरी का चित्रण, जैसे कोई सुर छेड़ रहा हो ऐसा दिखाते हैं ना जी। और ढेर सारे पंछी जब दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि पंछियों का कलरव है। गोधन की पदचाप, मयूर का आकर्षक चित्र, महलों के दरीचे, राजप्रसादों के सुंदर दृश्य, झरोखों के नज़ारे और प्रांगण
ये सब विभोर कर देने वाले दृश्य जो हैं इस चित्रकारी में दिखाई देते हैं। जी, और कांगड़ा कलाकारों ने प्राथमिक रंगों का उपयोग किया है विभिन्न तरह से और रंगों को अपनाया है। उन्होंने जिस तरह से उसे कह सकते हैं कि उन्होंने बड़े नाजुक और ताज़ा रंगों को प्राथमिकता देते हुए दूरी को इंगित करने के लिए हल्के रंग जैसे गुलाबी रंग का प्रयोग किया है। हाँ, यानी कोई दूरी का प्रभाव लाने के लिए। दूर अगर कोई चीज दिखती है तो उसमें हल्के रंग का प्रभाव दिया है। और चेहरे की विशेषताएं नर्म और परिष्कृत हैं। रंग खनिज, सब्जियों और तामचीनी जैसे चमक से निकाले गए चीजों से बनाया जाता है और आज भी पहले भी बनाया जाता था और अभी भी बनाया जाता है। और कांगड़ा चित्रों के मुख्य केंद्र हैं गुलेर, बसोहली, चंबा और नूरपुर, जी, बिलासपुर और कांगड़ा। और इन सब जगहों में कांगड़ा पेंटिंग राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम, भागवत पुराण, कथा चित्र, लघु चित्र, नल दमयंती कथा और केशवदास की 12 मासा की कहानियां भी इनकी पृष्ठभूमि में होती हैं। जी, और इस चित्रकारी में निशाचर दृश्यों को भी दिखाया गया है, बड़ी ही तरजीह दी गई है कह सकते हैं। और तूफानों और बिजलियों का भी चित्रण किया गया है। चित्र अक्सर जो कांगड़ा पेंटिंग में हैं वो बड़े होते हैं और उनमें कई आकृतियां जो हैं मतलब जो आकृति होती है वो जटिल परिदृश्यों की जटिल रचनाएं मतलब उसमें दिखाई जाती हैं। जी, शहर और घर के समूह को अक्सर दूरी में दर्शाया गया है। लेकिन कांगड़ा चित्रकला एक जमाने में जितनी समृद्ध थी, इस समय कह सकते हैं कि ये उतनी उस हिसाब से नहीं है क्योंकि इसका संरक्षण, संवर्धन, पोषण ये सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ना जी, और कला के किसी भी पहलू को अनदेखा नहीं करना चाहिए। चूंकि इसकी बनावट कठिन है इसलिए हम इतना नहीं सोचते, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ इसमें थोड़ा सा रुचि जगाई जा सकती है और इसको बचाया जा सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो भी धरोहर है, चाहे वो संगीत की हो या ये कला की हो, चित्रकला की हो, एम्ब्रॉयडरी की हम अक्सर बात करते हैं, कढ़ाई की हो, कुछ कोई भी हाथ की जो भी चीजें हैं उनको हमें संजो कर रखना है, क्योंकि वाकई ये हमारी धरोहर है और अमूल्य है ये। हाँ, है ना? इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी लगती है कि अगर कोशिश करें और रुचि थोड़ी सी जगाई जाए तो इन जगहों पे, जैसे अभी कांगड़ा की हम लोगों ने बात करी, तो इन जगहों पर कभी कभी जाना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। जब इन कलाकृतियों को रेणु जी जब हम सामने से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो उसका असर जो होता है वो बहुत अलग होता है। तो धीरे धीरे अगर छोटे बच्चों को भी अगर यहाँ घुमाया जाए, दिखाया जाए, तो जरूर उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव जरूर आएंगे कि इतनी चित्रकारी किस तरह से, इतनी सुंदर चित्रकारी करी जाती थी। लेकिन फिलहाल आप कहीं ना जाएं और अभी सुरक्षित रहने के लिए एक छोटी सी पोटली का हम बताएंगे कि कैसे बनाई जाए जो कि आपको कहीं आप घर में भी रहें तो, और या कहीं बाहर निकले तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको सूंघते रहें। हमारे देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि हम अक्सर जब खुश होते हैं तो कुछ अच्छा खाना खाते हैं तो कभी दुखी होने पर खाना ही छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुखी होने पर या तनाव में रहने पर ज्यादा खाना खाने लगते हैं। इस तरह से अपने इमोशंस के हिसाब से खाने को इमोशनल ईटिंग भी कहा जाता है। तो इन्होंने तो बता दिया है कि इमोशनल ईटिंग क्या है। इमोशनल ईटिंग बहुत अच्छा और रुचिकर विषय है। ये एक बात और कह रहे हैं हमारे सहेली हमारी कह रही हैं कि एक और प्लीज एक और ले लीजिए, अच्छा बना है इसलिए एक और ले लीजिए। कहते कहते पता नहीं हम सब कितना खा लेते हैं और ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो भाई इसका शिकार तो हम सब हैं। कभी कभी तो किसी के कहने पर और कभी कभी तो खुद ही की बड़ा अच्छा लग रहा है, मन नहीं भर रहा, पेट भर गया, मन नहीं भर रहा तो एक और खा लिया, एक को और खा लेते हैं। या हम लोग तो, हम बहनें तो खास तौर से, आप सब भी इससे जरूर इत्तेफाक रखती होंगी कि अरे अब आधी रोटी तो बच रही है, अरे एक कटोरी सब्जी है, लाओ खत्म कर देते हैं। तो ये सब भी होता है। चलिए, लेकिन रखना पड़ेगा, थोड़ी सी है तो फिर कहाँ रखेंगे, चलो ये बर्तन खाली करना है। तो ये तो देखिए कि ये आगे और क्या लिखते हैं, कहते हैं कि इमोशनल ईटिंग के पीछे जैसे सबसे बड़ा कारण ये है कि खाने के जरिए हम खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए खाने का चुनाव करते हैं। तो भावात्मक भोजन से न केवल वजन बढ़ सकता है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपने आप पर संयम रखें और जितना जरूरी है उतना ही खाना चाहिए और किसी भी भावनात्मक स्तर से ऊपर उठकर जीवनचर्या को नियमित करें। तो सार गर्भित बात इन्होंने लिखी है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन व्यावहारिक बात यह है कि इसके लिए हर चीज के लिए एक अभ्यास करना पड़ता है। इन सब चीज को हम कैसे संयमित कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सोचना होगा कि इमोशनल ईटिंग है क्या।
मतलब हमें बहुत सारी जगहों पर हमें पता भी नहीं होता है कि ये क्या है। हमें लगता है हमें भूख लग रही है और हम खाना खा रहे हैं जी, और हमारी ज़रूरत है शरीर की, इसलिए मांग रहा है शरीर। कभी कभी ऐसा भी लगता है क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि शरीर जो है हमारा, हम खुद उसके बहुत अच्छे रीडर हैं जी, यानी हम समझ पाते हैं कि हमारा शरीर क्या चाह रहा है। यानी कि हम जब अपने लिए कुछ सोचते हैं तो बड़े जल्दीबाजी में सोच लेते हैं, या फिर नहीं सोचते हैं तो सोचना चाहिए। ये सोच लेते हैं कि सब खुद ही सही समझ लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो लेकिन इससे पहले संगीता, सबसे पहली बात ये है कि हम ये सोचे कि ये हम क्या कर रहे हैं। पहले तो खुद आकलन करें कि जो हम खाना खाते हैं हम क्या खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। क्यों से मतलब ये कि सचमुच हमें भूख लग रही है या नहीं लग रही है। कभी तो गौर कीजिए कि अरे अभी तो 12 बजे खाया था, फिर 2 बजे क्यों मन कर रहा है ना। तो ये जब हम थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे तब समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं जी। तो इसके लिए क्या जरूरी है, कुछ और कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप बार बार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, आप बार बार खाने की तरफ ही जा रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक छोटी सी डायरी बना लें और उसमें नियमित तरीके से लिख लें कि भाई हमने इस वक्त तो ये खाया था, लेकिन अब मुझे जब खाना है तो कब खाना है। इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपकी जो इस तरह की हैबिट है बार बार खाने की, तो उस पर थोड़ा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, पहले तो हम ये समझें कि हम कर क्या रहे हैं। तो जब हम एक डायरी जब बना लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रात में जब बैठेंगे या दूसरे दिन कि हमने कल कितना खाया था। कुछ नहीं, आप मत सोचिए कि आपको खाना है या नहीं खाना, आप जब भी खा रहे हैं उसको लिख लीजिए। तब आप आकलन उसका करें, मूल्यांकन करें कि आपने कितना खाया और क्या जरूरत थी शरीर को, है ना। तब आपको समझ में आया कि आप सचमुच भूखे थे कि नहीं थे। हाँ, और एक चीज और भी है कि जो खाया उसमें कितनी कैलोरीज भी गई। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें खा ली कि भाई जिसमें कम कैलोरीज थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें खा ली जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज थी, तो वो फिर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। खासकर गर्मियों के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहता है। तो इसके लिए ये पहले समझें कि क्या सचमुच भूखे हैं आपकी नहीं खाना खाते वक्त। और जब आपको लगता है कि नहीं इस समय हमें भूख नहीं लगनी चाहिए, तो कोशिश करें कि थोड़ा आप इधर उधर टहल लें, घर के अंदर ही, बाहर बिल्कुल ना निकले। और जरूरत पड़े तो दोस्तों से बात कर लें। और कभी कभी संगीता ऐसा भी होता है, तुमने भी ध्यान दिया होगा, पानी पी लेते हैं तो हमें लगता है अरे प्यास लग रही थी और हमें लग रहा था कि हमें भूख लग रही है। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत देर हो जाती है और हम पानी नहीं पीते। तो पानी की जरूरत भी है, तो आप पानी पी लें और तब देखें कि आपको भूख लग रही है या नहीं, है ना जी। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पानी की प्यास लगी है और फिर भी बैठे हैं और थोड़ी देर बाद समझ में आया कि भाई प्यास लगी थी, तो कभी मन ये भी होता है चलो अच्छा पानी पीना, चलो कुछ खा के ही पानी पीना। बिल्कुल सही बात है जी। इसका सबके लिए एक बहुत जरूरी यह है कि अपने आपके परिवार के सदस्य हों या आपके मित्र हों, उनसे सलाह लें कि हमें जब तनाव होता है तो क्यों हो रहा है। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि अपने तनाव को किसी तरह से रोकने की कोशिश करें। इसके लिए बहुत अच्छा ये है कि हमारे मतलब जो लगता है आपको कि हाँ ये व्यक्ति हमें सही सलाह दे सकता है, उससे बात करें। और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, आप उनको भी देखें जिनकी ये नौकरी या व्यवसाय जो है वो बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो बड़े खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। तो ऐसा क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, हम उनसे भी सलाह ले सकते हैं जी। तो तनाव है तो वो भी एक इमोशनल ईटिंग का कारण है बहुत ज्यादा जी। तो इस वजह से आप अगर कोई भी वजह है, कुछ भी बात है, तो तनाव न लें बिल्कुल भी। अच्छा, ये दोनों तरह से हो सकता है रेणु जी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दुख भरी बातें होती हैं जिससे कि बड़ा तनाव हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है खुशी में भी हम लोग भूल जाते हैं। हाँ, ये बात है, तनाव वाली बात है कि प्रेशर में आकर या यूं कहें कि बहुत खुशी में भी हम ज्यादा खाते हैं और कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं तो भी बहुत खाते हैं। और आजकल की स्थिति में तो हमें लगता है हम घर पर हैं तो बस इधर से आए उधर से आए, चलो रसोई घर में चलते हैं, फ्रिज खोलते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि हम मिठाई खा लेते हैं, फ्रिज में रखी हुई जो भी सामान होता है वो हम खा जाते हैं। तो इस पर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। और आजकल खासतौर से हम घर में हैं, घर से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था, चार दोस्त मिल गए तो खा लिया, है ना, और खुशी के माहौल में हमने खा लिया। तो इन सारी चीज़ों पर हमें एक अंकुश सा लगाना पड़ेगा, या यूं कहे कि देखना पड़ेगा, एक बार निरीक्षण करना पड़ेगा जी। भाई ऐसा लग रहा है कि अब खुशी के मारे कुछ लोग फिर ज्यादा खा रहे होंगे। हाँ, ऐसा भी हो रहा होगा, इसलिए हमने सुना, ऐसा सुना है इसलिए कि खुशी में भी ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये देखिए, हम लोग ऐसा है कि प्रयोग करके दिखाते हैं कि ये खुशी का जब मौका आता है तब भी हम ज्यादा खाते हैं, और जब मन खराब होता है तब भी ज्यादा खाते हैं हम। तो खराब मूड में और भूखे रहने पर जो है ना, सामान खरीदने ना जाएं आप, ग्रोसरी की दुकान पर ना जाएं। फिर क्या होगा कि आपको वो चिप्स के पैकेट, चवाड़ा का पैकेट, तरह तरह के नमकीन के पैकेट,
चॉकलेट, चीज, मक्खन और पेस्ट्री और यही सारी चीजें दिखेंगी। मिठाई की दुकानों पर भी। हाँ, मिठाई की दुकान है। तो भाई मिठाई की दुकान पर तो जाओगे तब ना, लेकिन सामान खरीदने न जाए जब आपका मूड खराब हो और जब आपको भूख लग रही हो, तब आप दुकानों पर बिल्कुल न जाएं। और एक चीज और बहुत जरूरी है कि जब भी दुकान पर जाएं तो अपनी जो लिस्ट है ना उस पर बिल्कुल स्टिक करें। आप देख लें कि आपकी लिस्ट में जो सामान नहीं है उसे न खरीदें। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई जरूरी सामान भूल गए तो वो भी ना खरीदें कि हाँ कार्यक्रम में कहा गया था तो नहीं खरीदना है ना। जी, तो जो जरूरी सामान है वो तो जरूर खरीदें। हाँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये जरूरी नहीं है, इसके बिना काम चल सकता है, खासकर देखिए जंक फूड की अगर जब हम बात करते हैं तो इसमें बिला वजह खाते चले जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई आपको पसंद चीज आ रही है तो इससे बेहतर ये है कि जो काम की चीजें हैं वो ग्रोसरी की शॉप से आप खरीद लें, क्योंकि जो जरूरी थी उन्हीं की आपने सूची बनाई थी, तो उन्हीं सूची पर आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ एक चीज और है, हमारा मूड मतलब एक तो इमोशनल ईटिंग की जो हम बात कर रहे हैं संगीता, उसमें अक्सर ये भी होता है कि इमोशनल ईटिंग तो हम कर लेते हैं, बाद में हमें बड़ी ग्लानि होती है कि अरे हमने ज्यादा खा लिया जी। अब वो और मतलब जिसको कहना चाहिए ना कि गुणात्मक रूप से वृद्धि होती जाती है, वो मल्टीप्लाई होता जाता है और फिर उस तनाव में हम और खाते जाते हैं। तो आप इसको जरा देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है, या फिर हम ऐसा तो नहीं सोचते कि अरे लो अब हमने इतना खा लिया, अब इतनी कैलोरी हो गई और वजन हो गया, क्या हो गया, फिर उसके बाद हमारा वजन इतना हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें और प्रेशर में डालते हैं, दबाव बढ़ाते हैं और मानसिक अवसाद की ओर ले जाते हैं जी। तो इन सब चीजों से को भी थोड़ा टालें जी जी। हाँ, और जब हम इस तरह की चीजें खाने में अगर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कैलोरीज ज्यादा ले लिया, तो जैसा कि बताया कि एक तरफ तो मोटापा बहुत ज्यादा होता जाता है और फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई इसको अब कम करना है, कम कैसे तो ये कम कैसे करेंगे, लेकिन इतना उसका भी तनाव हो जाता है, उसका तनाव हो जाता है फिर। और उसके बाद क्या होता है कि जो शरीर के अंदर जो फैट बनता है जी, उसको कह सकते हैं कि हम अगर ओवर ईटिंग करते हैं या इमोशनल ईटिंग करते हैं तो उसका बढ़ना तो बड़ी तेजी से होता है, लेकिन घटना उस तेजी से नहीं हो पाता। फिर उसके लिए ये होता है कि नींबू पानी सुबह पीना है तो ये करना है तो वो करना है, तो इस तरह से प्रयास किए जाते हैं जी। और फिर अगर ये और भी ज्यादा हो जाए तो सेहत के लिए भी बड़ा हानिकारक होती है। लेकिन तुम जो ये कह रही हो ना कि बढ़ता तो बहुत तेजी से, घटता तेजी से नहीं है, ऐसा है तो वो भी है, लेकिन हम प्रयास भी उतनी तेजी से नहीं करते हैं जितनी तेजी से खाने का प्रयास करते हैं। जितना श्रम हम खाने में लगाते हैं उतना वजन घटाने में नहीं लगाते हैं। ये भी तो ध्यान दो, है ना, खूब मजे से खाते हैं। तो इसमें एक बात और है, तनाव हमें इस बात का भी होता है कि हम जब इमोशनल ईटिंग करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या बताओ ये भी नहीं खा सकते, हम वो भी नहीं खा सकते। अब जैसे तुमने वजन की बात कह दी, अब सबसे पहले ये लगता है कि लो अब तो हम पूरी खा ही नहीं सकते, अब हम पुलाव खा ही नहीं सकते, अब हम तला हुआ फला चीज नहीं खा सकते। तो क्या होता है कि हम अक्सर पहले वो चीजें गिनने लगते हैं जो हम नहीं खा सकते या जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो इससे बेहतर क्या है, और उन पे ध्यान जब केंद्रित करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि भाई वही खाने का मन भी करने लगता है, ये भी होता है। तो बेहतर क्या है जी, बेहतर तो ये है कि आप देखें कि आपको भूख लगी है क्या। अगर भूख लगी है तो फिर आप खाएं, और अगर भूख नहीं लगी है तो फिर आप उसको देखें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हाँ, मतलब ये हम कहना ये चाह रहे थे कि जो हमने बताया कि हम जब सोचने लगते हैं कि हम ये नहीं खा सकते, उससे बेहतर है कि उन खानों की लिस्ट बनाएं, उन खाद्य पदार्थों की, उन भोज्य पदार्थों की जिन्हें आप खा सकते हैं। उनकी भी सूची उतनी ही लंबी है जितनी कि ना खाने की। तो बेहतर है कि आप वही, हम जो बराबर कहते हैं कि अच्छे पक्ष की ओर देखें, यानी कि आप क्या खा सकते हैं उनकी सूची बना लें। फिर आप देखेंगे कि आपके पास वो भी बहुत है और उसके बहुत सारे आपके पास चीजें हैं, पर्याय हैं, पर्याप्त चीजें हैं, तो आप उनको खाएं और खूब खुश रहें जी। और जब इस तरह की आप लिस्ट बनाते हैं तो आप ये ध्यान दें कि लो फैट फूड जो होता है, यानी कि जिसमें कैलोरीज कम होती है, जिसमें वसा कम होती है, फैट कम होता है, तो ऐसे अगर चीज़ों की लिस्ट बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जो सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं ना कि अगर कि मतलब ये खाना है तो इसकी जगह हम और क्या अलग खा सकते हैं जी। तो उस तरफ भी ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी भारी भरकम है, जैसे लड्डू वगैरह हो गए तो वही खाएंगे तो पेट भरेगा, या वही खाएंगे तो उसी को हम इमोशनल ईटिंग में ले सकते हैं। बल्कि अगर आपको इसको अवॉइड करना है तो आप थोड़ी बहुत वो जो आंवले की कैंडी आती है तो वो ले सकते हैं, या अगर आपका कुछ खाने का मन हो रहा है और ये भी मन हो रहा है कि भाई अगर मैंने खा लिया तो फिर ज्यादा हो जाएगा, नहीं खाना चाहिए, या कल ज्यादा खा लिया था, यानी कि आपको पता है कि आप अतिरिक्त खा रहे हैं और ये आपकी इमोशनल ईटिंग है,
है। तो इसके लिए धीरे धीरे आपको छोड़ना होगा। तो जैसे कि होता क्या कि आइसक्रीम है, उसकी हम पूरी ब्रिक लेकर आते हैं, बड़ा वाला वो उसके स्थान पर आप छोटी छोटी आइसक्रीम रख लें, तो आपका मन भी पूरा हो जाएगा और उतनी ज्यादा आप मात्रा में नहीं उसका सेवन करेंगे। तो ये कुछ सब्स्टिट्यूट है जिनका आपको ध्यान रखना होगा, है ना। और इसके साथ साथ आपने जो कमियां हैं, जो फेल्योर हुआ है, जहां पर आप असफल हुए हैं, उन पर कम ध्यान दीजिए, उन पर बल्कि ध्यान न दीजिए। एक दो गलतियां अगर हो जाए तो उनको आप टाल कर आगे बढ़ जाएं, इग्नोर कर जाएं, तो आप इस तरह से तनावग्रस्त नहीं होंगे। और जब तनावग्रस्त होते हैं तभी हम ज़्यादा इमोशनल ईटिंग करते हैं। तो बेहतर है कि हम अपनी जो खामियां हैं, जो गलती कर चुके हैं, उनसे सबक ज़रूर लें, लेकिन उनको बार बार अपने सिर पर उड़ाएं ना, उसको सर पर लेकर ना घूमें, परेशान ना हो। जी, क्योंकि उसको बार बार सोचते रहने से फिर वही बात हो जाती है कि फिर वही होता है कि भाई चलो फिर कुछ खाने में कुछ ध्यान चला गया, या टेंशन में और भी खा लेते हैं। और एक चीज और है कि बार बार हम ये भी सोचते हैं कि भाई हम इस समय बहुत तनाव में, हम कुछ खाएंगे तभी ठीक होगा। सबसे पहले आप अपने मन से ये निकाल दीजिए, ये सहारा नहीं हो सकता आपके तनाव को कम करने का। भोजन करना या कुछ भी खाते रहना आपके तनाव को कम नहीं करता है, ये सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए एक व्यवस्था है। तो सबसे पहले आप इस पर आश्रित ना हो, अपने मन को एक फीड दें, एक तरह से उसको कहते हैं ना, जैसे कंप्यूटर में फीड कर देना, कोई चीज सिस्टम में अपने डाल देना। तो आप अपने मन के सिस्टम में ये डालिए कि नहीं, आप इसके सहारे नहीं हैं, इससे तनाव आपका कम नहीं हो रहा है, आप अनावश्यक रूप से खा रहे हैं। तो पहले इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो हम तैयार रहेंगे। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ध्यान करें। जी, मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो अगर आप थोड़ा सा समय अपने ध्यान को लगाएंगे और थोड़ा सा कुछ ऐसी जगह पे, जैसे कि जहाँ अच्छी हरी घास वगैरह है, वहां जाके थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा ध्यान लगाएंगे, तो उससे भी थोड़ा समय उसमें चला जाता है और हमारे शरीर को एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। जिससे कि शरीर और दिमाग दोनों ही चुस्त दुरुस्त रहता है। और साथ में ये भी सोचने की हम कोशिश करते हैं कि भाई क्या हमारे लिए ठीक है और क्या नहीं ठीक है। तो ध्यान जब हम लगाते हैं तो ध्यान सिर्फ एक ही नहीं बल्कि हर तरह से हमें सपोर्ट करता है, कह सकते हैं कि जी सहारा होता है। जब मन हमारा शांत होता है तो जाहिर है कि जब तनाव मुक्त हम हो गए तो फिर से हमें खाने का ध्यान नहीं आता है। इसी के लिए एक और जरूरी है कि आप कुछ व्यायाम करें, श्रम करें, वर्कआउट करें। तो वर्कआउट करने से एक बात और ये होता है कि जब हम अच्छा सा, जब खूब अपना शारीरिक श्रम करते हैं, यानी पसीना बहाते हैं, तो एक जो ट्रिगर करता है हमारे शरीर में, और एक तरीके का केमिकल निकलता है इससे, जिसको कहते हैं एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन्स जो होता है, इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग को एक तरह से बहुत शांत और तनाव रहित करता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं रेणु जी कि जैसे अब शारीरिक शक्ति के हिसाब से अगर बहुत ज्यादा वर्कआउट करेंगे या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या कुछ व्यायाम करेंगे तो उनसे नहीं हो पाता है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो कोई अच्छी सी कहानी की किताब है या कहीं थोड़ा जैसे अब एक ग्लास पानी ही लेना है तो थोड़ा वो तो कम से कम कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बाहर मॉर्निंग वॉक करें या शाम के समय में थोड़ा टहलें और हल्के फुल्के जो व्यायाम हैं उसे करें। तो इससे भी ध्यान आपका बटेगा और आपका ध्यान खाने पीने के समय में ही कह सकते हैं कि उस तरफ जाएगा। और जो खाली समय है उस समय आप बैठ करके थोड़ी अच्छी किताबें वगैरह पढ़ लें। या बहुत सारी सखियां हैं जो बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाती हैं या रुमाल पे कढ़ाई करती हैं या मेज पोश बनाती हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहले देखिए ऐसा होता था कि घर में जो महिलाएं होती थी, काम वगैरह खत्म हो गया या कुछ, तो फिर वो लोग अपने दूसरे काम में लग जाया करती थी। तो इससे भी थोड़ा सा समय कट जाता है जी। और घूम घूम करके फिर वही दिमाग में नहीं रहता कि भाई चलिए चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अपने आप को व्यस्त रखें। और एक बात और है कि अपनी आदत जो है वो आप जब आप भोजन कर रहे हैं, खास तौर से जिस समय आप खा रहे हैं, इमोशनल ईटिंग नहीं, सामान्य भोजन भी जब आप कर रहे हैं, तो अगर आप ओवर ईटिंग से बचना है, अधिक खाने से बचना है, तो आप कभी भी टेलीविजन देखते हुए खाना न खाएं। क्योंकि आप जब टेलीविजन देख रहे होते हैं तो आपको नहीं पता कि आप कितनी मात्रा में खा रहे हैं। न आपको अपनी भूख का एहसास होता है, न भूख समाप्त होने का, न पेट भरने का एहसास होता है। आप जो टेलीविजन में जो भी धारावाहिक चलता है वो हम उसी भावना में बहते रहते हैं। तो हमारे इमोशंस तो वो हम गुलाम हो चुके होते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे समय पर न खाएं, मतलब अलग से खाएं। खाते समय जैसे पहले होता था ना, कोई बातचीत नहीं करना है, पूरा ध्यान हम उसी में लगाएं ताकि उसकी जितनी भी पोषण क्षमता है, शक्ति है, वो हमें पूरी तरह से मिले। तो इस तरह से करें। और ये सारी चीजें, जैसे तुमने कहा कि संगीत सुने, किताबें पढ़ें, इस तरह से हम अपने आप को कहीं ना कहीं अच्छी दिशा में लगाएं, स्वस्थ रहें। और आजकल तो खास तौर से देखो कितना अच्छा माहौल चल रहा है सब तरफ ना।
सब जगह से हाँ घंटा घड़ियाल बज रहा है और कहीं ना कहीं वो धूप दीप नैवेद्य सबकी खुशबू आ रही है, वातावरण कितना शुद्ध है। जी, दिए लगाएं और दिए की बत्ती वगैरह बनाएं, उनको तैयार करें और थालियां तैयार करें, भगवान का पूजन करें, तो उसमें भी थोड़ा समय कर जाए। पूजन की तैयारी करने में भी कुछ लोग बीच बीच में नहीं लगते काम पे, तो उनको बिल्कुल लगना जरूरी है, लगना जरूरी है। भाई हम सब यही चाहते हैं, माँ की शरण में इसीलिए आते हैं। ये श्रद्धा विश्वास ही है ना संगीता, कि हम सब चाहते हैं कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और सब जगह शांति हो, है ना। जी जी, और ये कोरोना जल्दी से जाए हाँ। और जो भी स्थिति है, किसी घर में भी कोई बुरी खबर ना आए और सभी स्वस्थ रहें तो ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से परेशानी का दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सबकी जिम्मेदारी है ना संगीता, कि हम सब अपने आप से अनुशासन में रहें, स्वयं अनुशासन में रहें, है ना। अपने लिए भी अनुशासन में रहें और बाकी भी जो जीवन है वो भी सब अनुशासित रहे, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि फिर कोरोना जैसी चीज़ों को नहीं झेलना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन हम सब इस सब की कामना के साथ कि सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और स्व अनुशासन में रहें। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, इतना बड़ा देश है हमारा, तो हमें खुद अनुशासित होना पड़ेगा, एक अच्छे नागरिक होने का धर्म निभाएं और जो भी नियम है उनका पालन करते हुए हम आपसे इजाजत चाहते हैं आज सखी सहेली कार्यक्रम करने के लिए। और तो इसी के साथ रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।